टीलोफेज तक एक सेल में 2 न्यूक्लियस थे, पर हमें 2 सेल बनाने तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन करवाना पड़ेगा। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं, बोलो? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है और प्लांट सेल में अलग तरीके से। तो पहले हम पढ़ेंगे एनिमल सेल के अंदर। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है सेल फरो फॉर्मेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होगा सेल फरो से। किससे? सेल फरो फॉर्मेशन से। फरो का मतलब होता है गड्ढा, फरो का मतलब क्या होता है? गड्ढा। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस इज बाय सेल फरो फॉर्मेशन। During cytokinesis, microfilament made up of actin appears just below cell membrane. जो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर अपीयर होगा, उस स्ट्रक्चर का नाम है माइक्रोफिलामेंट। क्या है? माइक्रोफिलामेंट। अब ये माइक्रोफिलामेंट बना होता है एक्टिन प्रोटीन से। किससे बना होता है? एक्टिन प्रोटीन से। वो आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन के नीचे। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा सेंट्रीपिटली। पढ़ लिया सर्कुलर मोशन? सेंट्रीपिटल फोर्स पता है क्या होता है? एक सर्कल है, उस सर्कल में जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर से दूर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एनिमल सेल में जो फोर्स लग रहा है वो लगेगा सेंट्रीपिटल। कैसा लगेगा? सेंट्रीपिटल। ठीक है, और वो फिर क्या बना देगा? सेल फरो बना देगा। दिस फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली मीट्स टू फॉर्म 2 सेल्स। देखो क्या होगा, ये एक सेल है, इस सेल में हमने टीलोफेज में देखा था कि हमें हमारा जो क्रोमोसोम जितना चाहिए था वो मिल गया और उसके अराउंड बन गई थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पर अब हमें साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना है। तो अब ये है सेल की सेल मेम्ब्रेन, ये जो ग्रीन दिख रही है क्या है? सेल की सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नीचे बनेंगे माइक्रोफिलामेंट। क्या बनेंगे? माइक्रोफिलामेंट। और माइक्रोफिलामेंट बने हैं एक्टिन प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से? एक्टिन प्रोटीन से। अब यहाँ भी माइक्रोफिलामेंट बना और यहाँ भी माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोफिलामेंट अब आएंगे सेंट्रीपिटली। कैसे आएंगे? सेंट्रीपिटली। मतलब यहाँ एक माइक्रोफिलामेंट बना, यहाँ बना, तो अब सेंटर की तरफ आएंगे ना, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं सेंट्रीपिटली। अब आगे क्या बनाएंगे? एक फरो बना देंगे। ये क्या है? गड्ढा है ना, नीचे से भी एक गड्ढा बन गया और ऊपर से भी एक गड्ढा, तो ये बन गया सेल फरो। क्या बन गया? सेल फरो। और ये सेल फरो जब एक दूसरे से मिल जाएंगे तो कितने सेल बन गए? 2। कितने सेल बन गए? 2। अब इस सेल के पास भी अपना न्यूक्लियस और क्रोमोसोम है और इस सेल के पास भी अपना न्यूक्लियस और क्रोमोसोम है। जितने पेरेंट के पास थे उतने इन दोनों सेल के पास आ गए, इसीलिए माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। ठीक है, और ये जो 2 सेल बने ये दोनों आपस में भी सेम है और अपने पेरेंट से भी सेम है, इसीलिए माइटोसिस इज होमोटिपिक डिवीजन। क्या होगा? होमोटिपिक डिवीजन। यह है समझ साइटोकाइनेसिस। आसान था ना एनिमल सेल में। एनिमल सेल के बाद आता है प्लांट सेल में। देखो एनिमल सेल में हुई सेल फरो की फॉर्मेशन। किसकी हुई? सेल फरो की फॉर्मेशन। पर प्लांट सेल में होती है सेल प्लेट की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन? सेल प्लेट की फॉर्मेशन। और प्लांट सेल में क्या होगा कि टीलोफेज के दौरान ऑल स्पिंडल फाइबर्स डजंट डिसअपीयर, द रिमेनिंग स्पिंडल फाइबर्स आर कॉल्ड फ्रैगमोप्लास्ट। देखो टीलोफेज में हम देख रहे थे, पहले प्रोफेज में हमने देखा स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हुए थे, पर टीलोफेज में वो स्पिंडल फाइबर्स खत्म हो गए थे। पर प्लांट्स के अंदर पता है क्या होता है? ये सारे स्पिंडल फाइबर्स खत्म नहीं होते। टीलोफेज में प्लांट्स में सारे स्पिंडल फाइबर खत्म नहीं होंगे और कुछ स्पिंडल फाइबर जो बचे हैं वो इकट्ठे होकर एक स्ट्रक्चर बना देंगे। उस स्ट्रक्चर का नाम है फ्रैगमोप्लास्ट। क्या है नाम? फ्रैगमोप्लास्ट। अब क्या होगा? कुछ गोल्जियन वेसिकल्स अपीयर इन द मिडल, द वेसिकल्स गेट फ्यूज्ड एंड इट्स मैट्रिक्स फॉर्म द सेल प्लेट और मिडल लैमेला। अब जो गोल्जी बॉडी होती है, सेल ऑर्गेनेली बताई थी ना, अब जो गोल्जी बॉडी होगी उसके अंदर बनती है वेसिकल्स। क्या बनती है? वेसिकल्स। वेसिकल्स कुछ नहीं होती, जहां भी वेसिकल आए ना उसका मतलब समझना कि मान लो एक बॉल है तुम्हारे पास, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है ना, वो है, उसके अंदर तुम्हें जो भी मटेरियल डालना था वो मटेरियल डाल दिया और अब उसे जहां भी ट्रांसपोर्ट करना है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये वेसिकल होती है। ठीक है, वेसिकल का मतलब क्या है कि एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें वो सारा मटेरियल भरा हुआ है जो हमें ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, वो होता है वेसिकल। तो जो गोल्जियन वेसिकल्स हैं
वो बीच में अपीयर हो जाएंगी, मतलब सेल है, सेल के बीच में क्या आ जाएंगी, गोल्जियन वेसिकल्स। क्या आ जाएंगे, गोल्जियन वेसिकल्स। और ये गोल्जियन वेसिकल्स अब आपस में फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगी, ठीक है। और क्या बना देंगी, सेल प्लेट या मिडल लैमेला। हमने देखा ना एनिमल्स के अंदर तो सेल फरो बन रहा था, पर प्लांट्स में बनेगा सेल प्लेट। क्या बनेगा, सेल प्लेट। और सेल प्लेट का एक और नाम है मिडल लैमेला। क्या नाम, मिडल लैमेला। अब ये जो मिडल लैमेला है ये ग्रो करेगा सेंट्रीफ्यूगली। कैसे ग्रो करेगा, सेंट्रीफ्यूगली, मतलब सेंटर से दूर भागेगा, ठीक है। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है सेंट्रीपिटली, और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता है सेंट्रीफ्यूगली, ठीक है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेला प्राइमरी वॉल इज फॉर्म्ड। अब जब हम प्लांट्स पढ़ेंगे ना, एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो वहां हमें पढ़ना है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, मिडल लैमेला बन गया, मिडल लैमेला के बाद बनेगी प्राइमरी वॉल। कौन सी वॉल बनेगी, प्राइमरी वॉल। तो देखो हुआ क्या कि ये स्पिंडल फाइबर्स कुछ बच गए थे टीलोफेज में, इन स्पिंडल फाइबर्स ने बना दिया फ्रेगमोप्लास्ट। और ये है यहाँ पे गोल्जियन वेसिकल्स। देखो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है ना, और उसमें कुछ मटेरियल भरा हुआ है, उसी को वेसिकल बोलते हैं। तो गोल्जियन वेसिकल आपस में हो गई फ्यूज, और फ्यूज होने के बाद इन्होंने बना दी सेल प्लेट। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बन गया, सेल प्लेट। इसको सेल प्लेट बोलेंगे या मिडल लैमेला। अब ये सेल प्लेट देखो बाहर की तरफ ग्रो कर रही है ना, तो सेंट्रीफ्यूगली। अब बाहर की तरफ ग्रो करके ये इधर भी मिल जाएगी और इधर भी मिल जाएगी। तो कितने सेल बन गए, दो। कितने सेल बन गए, दो। उस सेल के पास भी अपना न्यूक्लियस और नीचे वाले सेल के पास भी अपना न्यूक्लियस है। सेल प्लेट रिप्रेजेंट्स मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। देखो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि एक सेल ये है और एक सेल ये है, ये दोनों सेल आपस में जुड़े तो हुए हैं ना, क्योंकि सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। अब टिश्यू अगर बनाना है तो दोनों सेल आपस में जुड़े तो रहेंगे ही। तो ये जो दोनों सेल आपस में जुड़े हुए हैं ये किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, मिडल लैमेला बोलेंगे या सेल प्लेट बोलेंगे, ठीक है। तो दो सेल के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं मिडल लैमेला या सेल प्लेट, ठीक है। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. जब हमने देखा था जीवन फेज, तो जीवन फेज में सेल ऑर्गेनेलीज का भी डबलिंग हुई थी ना, सेल ऑर्गेनेलीज भी डबल हो गई थी। तो अब जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास चला जाएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास। ये तो होगा एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है, जैसे प्लास्टिड होता है, तो एक प्लास्टिड इसके पास चला गया और एक प्लास्टिड इसके पास चला गया, ठीक है। प्लास्टिड पढ़ लेंगे, आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। तुम बस इतना ध्यान रखो कि जो जो सेल ऑर्गेनेलीज हमने डबल किए थे जीवन फेज में, अब क्या होगा साइटोकाइनेसिस के टाइम एक सेल को अपना मिल जाएगा और दूसरे सेल को अपना मिल जाएगा, ठीक है। इक्वल बंटवारा कर दिया हमने। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। कुछ वॉल जो लेटरल वॉल है वो ऑलरेडी प्लांट है, प्लांट के अंदर उससे मिल जाएंगे ये सेंट्रीफ्यूगली जाके, ठीक है, और दो सेल बन जाएंगे। In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises, leading to the formation of syncytium. Syncytium मैंने पहले भी बताया हुआ ना तुम्हें, ऐसे सिनोसिटिक हाइफे, सिनोसिटिक हाइफे याद है फंजाई के अंदर, सिनोसिटिक हाइफे में क्या था, ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। अब तुम समझो वो ज्यादा न्यूक्लियस क्यों होते हैं। जैसे टीलोफेज में एक सेल में कितने न्यूक्लियस बना दिए हमने, दो न्यूक्लियस बना दिए। अगर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस ना हो तो एक सेल में कितने न्यूक्लियस रहेंगे, दो ही रहेंगे। मतलब अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस आ जाते हैं। प्लांट्स में उसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन और एनिमल्स में बोलते हैं सिंसाइशियम। क्या बोलेंगे, सिंसाइशियम। तो सिंसाइशियम का मतलब क्या है, जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो एक ही सेल में ज्यादा न्यूक्लियस रहेंगे। एनिमल्स में वो कंडीशन कहलाएगी सिंसाइशियम, प्लांट्स में वो कंडीशन कहलाएगी सिनोसिटिक। तो कोकोनट के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है ना, वो लिक्विड होता है एंडोस्पर्म। क्या होता है वो,
एंडोस्पर्म, और उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का एग्जांपल क्या है? कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म। कोकोनट में तुमने देखा था जो उसका वो था बाहर का फाइब्रस, वो क्या था? मीजोकार्प। क्या था? मीजोकार्प। और जो उसके अंदर लिक्विड है वो क्या है उसका? एंडोकार्प। क्या है? एंडोकार्प। मतलब उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है, आया इतना समझ? उसके बाद माइटोसिस की सिग्निफिकेंस देखो। माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सिंस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक सेल्स। देखो, हमारी बॉडी में शुरू में हम बने किससे? गैमेटिक सेल से बने हैं। अब गैमेटिक सेल्स में तो मियोसिस होता है, तो ठीक है मियोसिस हो गया गैमेटिक सेल्स में, पर वो जो हमारा इतना सा जाइगोट था, अब उसमें जब बहुत सारे डिवीजन हुए हैं तभी तो हम आज जो है वो बने हैं ना। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो आज हमारी हाइट बढ़ गई, हम बड़े हो गए। ठीक है, हाथ लंबे हो गए, पैर लंबे हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ये सब सोमेटिक सेल्स में डिवीजन की वजह से हुआ ना। और सोमेटिक सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। मतलब ये हाथ पहले इतना सा था, अब इसमें डिवीजन होता गया, माइटोसिस होता गया और ये बड़ा हो गया। तो जो हमारे सोमेटिक सेल्स हैं वो डिवाइड करते गए और ग्रोथ होती गई। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए जरूरी है माइटोसिस का होना। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन N/C रेशियो एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ये बात समझाई थी फर्स्ट क्लास में। सेल जब बड़ा होता है तो N/C रेशियो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो घटता है, लेकिन हमें उसे हाई रखना है, इसीलिए कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। दूसरी इंपॉर्टेंस आई समझ? तीसरी है इट हेल्प्स इन हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ वुंड्स। अब कहीं चोट लग गई, माइटोसिस नहीं होगा तो नए सेल्स कहां से आएंगे? है ना, एक सेल है, अब जैसे यहाँ पे 4-5 सेल खत्म हो गए तो क्या होगा? ऑलरेडी जो सेल है वो डिवाइड करके उनको कंपनसेट कर देंगे और वुंड क्या हो जाएगा? हील हो जाएगा। उसके बाद मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं वो माइटोसिस से ही रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उनके अंदर तो माइटोसिस का मतलब ही क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। अब देखो, एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के अंदर कैम्बियम, जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे। अब कैम्बियम में क्या होता है? डिवीजन होता रहता है। ठीक है, डिवीजन क्यों होगा? क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है? माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। तो प्लांट के अंदर क्या होगा? एक होगा एपिकल मेरिस्टेम। एपिक्स का मतलब क्या बता रखा है? टिप। तो एपिकल मेरिस्टेम तो प्लांट की ग्रोथ कराएगा लेंथ वाइज, और लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड में। तो लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की ग्रोथ कराएगा साइड वाइज, मतलब प्लांट चौड़ा भी हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा। तो इसमें भी कौन हेल्प करता है? माइटोसिस। ठीक है, प्लांट की एपिकल ग्रोथ भी और लेटरल ग्रोथ भी। उसके बाद माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने पेरेंट डिप्लॉयड लिया है, मतलब पेरेंट के अंदर अगर 16 क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल में भी कितने आएंगे? 16 आएंगे। मतलब ऊपर डिप्लॉयड था तो नीचे भी डिप्लॉयड ही आएगा। ठीक है, the cells of upper layer of epidermis, cells of lining of gut and blood cells are constantly replaced। जो हमारी एपिडर्मिस की अपर लेयर ऑफ सेल्स है, और क्या बताया? जो हमारी गट की लाइनिंग है, और तीसरा हमारे ब्लड सेल्स, ये कॉन्टिन्यूअसली रिप्लेस होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। ठीक है, किस किस में होगा माइटोसिस? एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है एपिडर्मिस की अपर लेयर, गट के सेल्स और ब्लड सेल्स। ये इनमें कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं, जैसे एक है कोल्चिसिन। क्या है? कोल्चिसिन। अब कोल्चिसिन को हम बोलते हैं माइटोटिक पॉइजन। क्या बोलते हैं? माइटोटिक पॉइजन। सुना है कोल्चिसिन कहीं? नहीं सुना? हाँ, कहाँ सुना है? लिलिएसिए में। तो कोल्चिसिन जो है उसको माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं, और ये हमें मिला था कहाँ से? कोल्चिकम ऑटमनेल से। किससे मिलता है? कोल्चिकम ऑटमनेल से। लिलिएसिए में देखा था ना। अब ये क्या करता है? मेटाफेज के साथ इंटरफेयर करता है और स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली नहीं होने देता। इट इज ऑफन यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी, ए कंडीशन ऑफ हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। देखो,
होता क्या है कि इसको हम बोलते हैं माइटोटिक पॉइजन। क्या बोलते हैं? माइटोटिक पॉइजन। ये मेटाफेज में छेड़छाड़ कर देता है। मेटाफेज में छेड़छाड़ कर देगा तो स्पिंडल फाइबर्स को असेंबल नहीं होने देगा। अब स्पिंडल फाइबर्स अगर असेंबल नहीं होंगे तो क्या वो क्रोमोसोम अलग हो पाएंगे एनाफेज में? नहीं हो पाएंगे ना। क्रोमोसोम अगर असेंबल नहीं हो, सॉरी, क्रोमोसोम अगर अलग नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पे कंडीशन डेवलप होगी पॉलीप्लॉइडी। कौन सी कंडीशन? पॉलीप्लॉइडी। इसको समझो, अब इंपॉर्टेंट है ये। देखो, शुरू में अगर तुम ऐसे एक क्रोमोसोम लेके चले थे तो एस फेज में ये यूं हो गया था ना, है ना? एस फेज में यूं हो गया था, फिर मेटाफेज में भी ये यूं ही प्रेजेंट था ना? मेटाफेज में भी यूं ही। अब अगर हमने सेल साइकिल में कोल्चिसिन डाल दिया, कोल्चिसिन डाल दिया तो वो स्पिंडल फाइबर्स को असेंबल नहीं होने देगा। स्पिंडल फाइबर्स असेंबल नहीं होंगे तो ये भी अलग नहीं होगा, ये भी अलग नहीं होगा, है ना? अब शुरू में मान लो हम लेके चले थे एन। क्या लेके चले थे? एन। अब एन ये और एन ये, तो ये क्या हो गया? 2n। क्या हो गया? 2n। मतलब हम तो n लेके चले थे और बच्चों में भी हमें क्या देना था? n और n। पर आगे तो सेल साइकिल रुक गई कोल्चिसिन की वजह से, तो बच्चों में क्या आ गया? 2n। ये 2n है। इसी तरीके से 2n तो चलो नॉर्मल है, 2n तो क्या होता है? डिप्लॉयड। लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाता है? 3n कंडीशन आ जाती है, 4n कंडीशन, 5n, 6n। तो नॉर्मली तो क्या होता है? n और 2n। लेकिन अगर 3n, 4n, 5n, 6n ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाएं तो इनको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। मतलब अगर क्रोमोसोम के 2 से ज्यादा सेट प्रेजेंट हो। नॉर्मली कितने सेट होंगे क्रोमोसोम के? 2। अगर क्रोमोसोम के 2 से ज्यादा सेट हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, जेनेटिक्स में बहुत काम आएगा ये। तो अगर हम कोल्चिसिन डाल दे सेल साइकिल में तो उससे क्या आ सकती है? पॉलीप्लॉइडी आ सकती है। ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एट एमटीओसी। प्लांट सेल में भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं और एनिमल सेल में भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और वो बनेंगे एमटीओसी पे। कहाँ बनेंगे? एमटीओसी पे। एमटीओसी क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। उसके बाद एनिमल्स के अंदर ये जो एमटीओसी है ऑल्सो कंटेन ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल विच इज एब्सेंट इन प्लांट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होता। गांठ बांध लो ये बात, प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल सिर्फ कहाँ होगा? एनिमल्स में होगा। ठीक है। इन प्लांट्स माइटोसिस इज रेगुलेटेड बाय ए प्लांट हार्मोन कॉल्ड साइटोकाइनिन। जहां भी साइटोकाइनिन आए ना, साइटोकाइनिन हार्मोन है, एक प्लांट हार्मोन है, वो सेल डिवीजन में हेल्प कराता है, सेल को डिवाइड कराता है। ठीक है, पढ़ेंगे ये प्लांट फिजियो में साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन। तो प्लांट्स में सेल डिवीजन कौन कराएगा? साइटोकाइनिन। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो माइटोसिस है वो कौन कौन रेगुलेट करेगा? लिम्फोकाइंस, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये मन करे तो याद कर लेना, बस साइटोकाइनिन याद रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, बस साइटोकाइनिन याद रखना। तो कितने पॉइंट्स? मियोसिस कल से शुरू करेंगे। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर करा दूंगी। ये है ना ऊपर का, तो सक्सेसिव जो एम फेज होंगे कि एक ये माइटोसिस फेज हुआ, एक ये माइटोसिस फेज हुआ, इनके दोनों के बीच का जो फेज होता है उसको इंटरफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। फर्स्ट माइटोसिस हुआ, सेकंड माइटोसिस हुआ, उन दोनों के बीच का जो फेज होगा वो क्या होगा? इंटरफेज होगा। ठीक है। तो फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज इज इंटरफेज। एम फेज स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosomes, karyokinesis, and usually ends with the division of cytoplasm यानी cytokinesis। देखो एम फेज में क्या होता है? जब एम फेज शुरू होगा तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो क्या होगा? जो क्रोमोसोम है वो भी क्या होंगे? सेपरेट होंगे, है ना? क्रोमोसोम सेपरेट हो गए थे ना फेज में। और फिर क्या होगा? एम फेज में पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का
डिवीजन। अब G1 फेज को बोलते गैप फेज 1। क्या बोलेंगे? गैप फेज 1। ये होता है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी S फेज। अब जो हमारा M फेज है, M फेज और S फेज के बीच का जो फेज है, बीच का जो टाइम है, वो होगा G1 फेज। कौन सा फेज? G1 फेज। इसको भी बना के समझेंगे। ड्यूरिंग G1 cell is metabolically active and continues to grow but no DNA replication। G1 फेज में कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। ठीक है। एस फेज को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। एनिमल सेल में क्या होता है? एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा न्यूक्लियस में, और जो सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में। ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये तो हमें पता है, पर वो रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा? लोकेशन क्या है? न्यूक्लियस। और जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है वो भी एस फेज में हो रहा था, उसका लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म। अब G2 फेज होता है गैप फेज 2। इसमें होगा प्रोटीन सिंथेसिस और सेल जो है वो ग्रो करता रहेगा। ठीक है। इसमें किसका सिंथेसिस होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस, और सेल ग्रो करता रहेगा। क्रोमोसोम नंबर जैसे एनसीईआरटी ने बोला हुआ है, अनियन रूट की टिप में होते हैं 16। अब क्रोमोसोम नंबर 16 है। जीवन में क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे? 16। एस में भी क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहेगा 16, पर डीएनए कंटेंट जीवन में अगर 16 था तो एस में कितना हो जाएगा? 32। ठीक है। और एम फेज के बाद जब एम फेज कंप्लीट हो गया तब भी डीएनए कंटेंट कितना होगा? 32 ही होगा। और क्रोमोसोम नंबर जो बोले, एम फेज जब खत्म हो गया, एम फेज में 32 क्रोमोसोम नंबर किस में होगा? एनाफेज में। किस में होगा क्रोमोसोम नंबर 32? एनाफेज में। सम सेल्स इन अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू शो डिवीजन। अडल्ट एनिमल्स में कुछ ऐसे सेल होते हैं जो डिवीजन शो नहीं करते। ऐसे सेल्स कौन से हैं? हार्ट सेल्स। मतलब ये डिवाइड नहीं करते। 2 सेल और बताए थे, न्यूरोनल सेल और मसल सेल, जो जी नोट फेज में चले जाते और डिवीजन शो नहीं करते। अब सेल डिवीजन जो है वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। पूरी सेल साइकिल में सबसे ज्यादा ड्रामा कहाँ पे हो रहा है? एम फेज में। किस में हो रहा है? एम फेज में। अब एम फेज में क्या होता है? ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल टेक प्लेस। एम फेज में क्या होगा? जितनी भी चीजें ना उनका रीऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा? रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब अच्छे से उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जब हम सेल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सेल ग्रोथ में भी जो उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। पूरी सेल साइकिल में डीएनए सिंथेसिस एक ही स्टेज में होता है, उस स्टेज का नाम है सेल साइकिल। पूरी सेल साइकिल में डीएनए सिंथेसिस एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, एक पर्टिकुलर फेज में। क्या उस फेज का नाम? एस फेज, है ना। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। कि ठीक है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, ये एक सेल था, अब इसको नीचे 2 सेल बनाने हैं, तो दोनों में डीएनए इक्वली जाएगा, लेकिन ये बात भी जेनेटिक कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में है? जेनेटिक कंट्रोल में। जेनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या है? इन्हें भी जीन्स कंट्रोल करेंगे। ठीक है। जीन्स तुम्हें पता है क्या होते हैं? बताया हुआ ना मैंने पहले। तो इन्हें भी कौन कंट्रोल करेगा? जीन्स कंट्रोल करेंगे। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो हर एक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है और हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। अब देखो कितने माइटोटिक डिवीजन लगेंगे। अगर हमें 8 सेल बनाने हैं तो जितने भी सेल दिए हुए हैं ना उसमें से 1 माइनस कर दो तो 7 लगेंगे तुम्हें। ठीक है। अगर तुम्हें 16 सेल बनाने हैं तो कितनी बार सेल को डिवाइड करना पड़ेगा? 15 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हो गया n-1। n क्या है? नंबर ऑफ सेल। जितने सेल है उसमें से 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? माइटोटिक डिवीजन का नंबर। हाउ मेनी टाइम्स ए सेल डिवाइड टू फॉर्म 8 सेल्स। देखो कितने माइटोटिक डिवीजन लगेंगे उसके लिए तो लगाएंगे n-1, और कितने टाइम्स सेल डिवाइड करे उसके लिए लगाएंगे 2 raised to the power n। क्या लगाएंगे? 2 raised to the power n। तो 2 फॉर्मूले हैं, एक तो कि कितने माइटोटिक डिवीजन लगेंगे उसके लिए तो n-1, और
कितने टाइम्स डिवाइड करना होगा उसके लिए 2 रेज टू द पावर n। जैसे अगर हमें 8 सेल बनाने हैं तो 8 सेल कैसे बनेंगे यहाँ पे, हाँ 8 सेल बनाने ना तुम्हें, तो सेल कितनी बार डिवाइड करे, 2 रेज टू द पावर n है फॉर्मूला। तो ये 8 क्या होता है, 2 रेज टू द पावर 3, ये क्या है 2 रेज टू द पावर n। अब बेस सेम है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कितनी आ गई n की वैल्यू 3। मतलब सेल जो है वो 3 टाइम्स डिवाइड करेगा तो तुम्हें कितने सेल मिलेंगे, यह है समझ। बस हो गया।